बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तहरीक चली हुई है कि पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी अपने आप को सच्चा, ईमानदार, करप्शन से पाक और असूल पसंद कहने की जस्तजू में लगे हुए हैं और हर आदमी अपने आर्टिकल में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि ना वो झूठा है, ना उसने कभी झूठ बोला, ना वो करप्ट है, ना उसने कभी कोई करप्शन की, ना वो बाइस है, ना वो किसी एक आदमी के बारे में लिखता है, ना वो किसी को ज़्यादा पसंद करता है और किसी को कम। वो सबको जो है ना, सबके बारे में अपनी राय बिला तफरीक और बिला तासुब के लिखता है। खैर, इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो ये कहते हैं कि करोना आया, करोना से डरो, करोना से नहीं डरना, और कोई ये कहता है कि जी इमरान खान के पास तो क्या है, उसे तो दुआ देने के लिए उसकी माँ भी नहीं है, मेरे पास तो मेरी माँ भी ज़िंदा है जो मुझे दुआएं देती है। बहरहाल, कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, किसी न किसी दिन हर आदमी ने मरना ज़रूर है। जो दुनिया में आया है उसने मरना लाजमी है। बहरहाल, ये कोई बड़ा बोल बोलने का वक्त नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि जी मेरी माँ ज़िंदा है और मुझे दुआएं देती है। मैं सलीम साफ़ी साहब आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी माँ ज़िंदा क्यों है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा रखे, आपके सर पे उनका शफ़क़त का हाथ रहे, लेकिन ये बड़ा बोल, ये तकब्बुर और इस तकब्बुर को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश, ये दरअसल आपका कद नीचा करती है। बहरहाल, आप हो गए। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने पहले अपना एक प्रोग्राम करते थे, एक दिन जियो के साथ, जिसमें वो लोगों की चापलूसी की इंतहा कर देते थे। उनके सवालात जो होते थे वो भी चापलूसी से भरपूर होते थे। उनके जवाबात भी पहले से लिख के दे दिए जाते थे, उन्हें सवालात लिख के दिए जाते थे और ये जवाबात लिख के देते थे। सुहेल वड़ाइच साहब को आजकल एक असूल पसंदी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है कि पाकिस्तानी अवाम में मौजूदा हुकूमत, जो कि इमरान खान के ज़ेर हुकूमत है, उसने 200 अरब 1200 अरब डॉलर क्यों खर्च किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उन्हें 1200 नहीं, माजर के साथ 200 अरब डॉलर यानी फी कस 12,000 रुपये लोगों को क्यों दिए, जिसकी वजह से कि मुल्क में तरक्याती मंसूबे रुक गए जो कि साबका हुकूमतें करती आई थी। सुहेल वड़ाइच साहब को गरीबों में तकसीम किए जाने वाले 200 अरब का तो गम है, 200 अरब पे तो बहुत चुप है, लेकिन कभी उन्होंने इस बारे में ये कहा कि साबका हुकूमत में पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब का पैसा लाहौर पे क्यों खर्च किया। पूरा पंजाब उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन लाहौर को बनाने संवारने में लगे रहे। सुहेल वड़ाइच साहब ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा ये भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब आज का जो है वो एक और अजीम शाहकार हामिद मीर साहब हैं, जो कि जो कि आजकल अपनी सच्चाई, अपनी असूल पसंदी और अपनी तमाम तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। वो हर वो काम कर रहे हैं जो कि इस अज़मत के मीनार को मीनार पाकिस्तान की चोटी पे बिठा दे। लेकिन हामिद मीर साहब, आप सच्चे नहीं हैं। आप हर सच के साथ एक झूठ भी मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं किस किस बात पे कहूँ। आपने कहा कि आपकी दुबई में जायदाद नहीं, आपने कहा आओ हमारा हिसाब करो, और इस सिलसिले में आपने अपने साथ एक और झूठे जावेद चौधरी का मिलाया कि जावेद चौधरी का भी यही मुतालबा है। ये वही जावेद चौधरी हैं जो अल्लाह के करम के दरवाज़े नाम का मजमून लिखते हैं, जो मलिक रियाज के लिए
मजमून लिखते हैं मलिक रियाज के नाम से, ना उनकी जायदाद है, वो अपनी जायदाद नहीं बताते। शुरू के दिनों में वो कहते हैं 12 साल वो ज़मीन पर सोए, उन्होंने आज तक वो 3-3 जॉब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि जावेद चौधरी साहब ये बता के क्या बताना चाहते हैं, लेकिन मैं आज जावेद चौधरी साहब को भी डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ हामिद मीर साहब आपसे बात करूँगा। आपने अपने प्रोग्राम में कहा, एक जगह अपने कॉलम में कहा कि आपके वालिद पे तनकीद की जाती है कि उन्होंने बांग्लादेश से इनाम वसूल किया, जो कि आपने जाके उनकी वफ़ात के बाद वसूल किया, और आपने कहा कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान फ़ौज माफ़ी मांगे। तो जनाब, कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान फ़ौज किस चीज़ की माफ़ी मांगे। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अपने इलाके का दिफा कर रही थी। मुक्ति बहानी भारतीय बैकअप की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। ठीक है, जंग का नतीजा जो भी निकला, हमारे साथ जो भी हुआ, लेकिन हमें दो तरफा दुश्मनों का सामना था, सामने से इंडिया और पीछे से मुक्ति बहानी। तो आपके वालिद साहब का फ़र्ज़ बनता था कि वो उस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी पाक फ़ौज की इमदाद मदद करते, उनका मोराल बुलंद करते, लेकिन वो तो जाके मुक्ति बहानी से मिल बैठे। उन्होंने तो मुक्ति बहानी के लिए बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुक्ति बहानी ने ये किया, मुक्ति बहानी ने ये किया। तो आप ये कहते रहे, आपका ये झूठ है। फिर आपने ये कहा कि मेरे पे जो हमला हुआ है या मेरी गाड़ी के नीचे जो बम रखा गया है वो आईएसआई ने रखा, लेकिन आप अपना दबाव, अपना ये इस्तदलाल जो था कि इसमें आईएसआई मुलविस है, आप किसी तरीके से भी साबित ना कर सके। आपने इस केस को चलाया ही नहीं, क्योंकि आप जो पटिया बांध के हॉस्पिटल से बाहर आए थे, जिसमें आपके जिस्म में 7 गोलियां लगी थी बकौल आपके, और निकाली गई होंगी 7। अगर आप कहते तो उस वक्त डॉक्टर 14 गोलियां भी निकाल देते, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर और आप ही थे। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इतना बड़ा केस, आपकी जान को ख़तरा, और आप वो केस लेके किसी भी अदालत में नहीं गए। आप ज़ियाउल इस्लाम के ख़िलाफ़ तो बोलते रहे कि वो इसमें मुलविस है। सारा दिन जियो पे ये चलता रहा कि जियो के फ़र्श शनास सहाफ़ी हामिद मीर पे आईएसआई ने हमला किया। लेकिन क्या आपने इस हमले पे कोई अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश किया? क्या आप लोगों के सामने आए? लेकिन आप नहीं आए। हामिद मीर साहब, आप अपना बयान लेके आगे नहीं चले, क्योंकि आपके बयानिए में कोई ज़ोर नहीं था, कोई ख़म नहीं था। आप फिर भी ये कहते रहे कि आप पर हमला जो है आईएसआई ने कराया। और दूसरी बात है कि फिर आपने ये भी कहा कि आईएसआई की तरदीद क्यों नहीं करती। ओ भाई, आईएसआई पे तो इतने इल्ज़ामात लगते हैं, तो अगर आप सहाफ़ियों का बस चले तो किसी गांव में मुर्गी या भैंस गुम हो जाए तो हो सकता है वो भी आप आईएसआई पे लगा दें। आप जैसे टके टके के सहाफ़ियों के इल्ज़ामात पे या टके टके के लोगों के इल्ज़ामात पे अगर आईएसआई अपनी तरदीद या अपनी सफाई देने लगे, तो फिर उन्होंने तो बाकी काम कर लिए, वो तो सिर्फ सफाई देते रहे। और हर सड़क छाप सहाफ़ी किसी ना किसी बात को आईएसआई के झोली में डालने की कोशिश करता है। बहरहाल, आपने ये भी झूठ बोला। आपने कहा मौलाना तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांगी, आपसे आपका फ़ोन किया, माफ़ी मांगी, आपके वालिद की तारीफ़ की। यार हामिद मीर, आप हर चीज़ में किसी ना किसी मरहूम आदमी का जिक्र क्यों ले आते हैं? आप इंटरव्यू करते हैं और उसकी बातें आप उसके मरने के बाद बताते हैं। आपको कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन का जिक्र आप उसके मरने के बाद करती हैं। कोई आदमी ये कहता है कि वो आपके वालिद का फ़ैन है और उसकी आपके वालिद से बात हुई है, तो वो आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वालिद फौत हो चुके हैं। किसी वक्त तो यार सच बोल लिया करो, किसी ज़िंदा आदमी का भी हवाला दे दिया करो। या सारे मुर्दा जो है वो तुम्हारे लिए रह गए हैं कि तुम लिस्ट बनाते हो कि
रोज़ाना कोई मरे ताकि उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ो, कोई मरे ताकि उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ो, तो भाई ऐसा ना किया करो। बहरहाल मैं आज एक और तरफ आपका बयान करा रहा हूँ। आपने पुरज़ोर अल्फाज में इस बात की तरदीद की है कि अजमल कसाब केस में आपने फरीदकोट ज़िला दीपालपुर उकाड़ा का दौरा नहीं किया, आपने वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू नहीं किए, आप वहाँ गए नहीं। जबकि आप अगर सच्चे हैं तो उस वक्त की वीडियोस निकाल लें, जियो का प्रोग्राम निकाल लें जिसमें आप फरीदकोट में मौजूद थे। आपके अल्फाज के ये देखें, ये चंद जो है सादा कपड़े में फिरने वाले जो हैं ये आईएसआई के एजेंट हैं, ये एजेंसीज के आदमी हैं, ये हमें आने से रोक रहे हैं, ये आपके अल्फाज थे। आपने वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू भी किए और वो लाके आपने फिर पता नहीं क्या वजह हुई कि आपने वो प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, उसे डिलीट कर दिया। उसके बारे में अब कोई शवाहिद नहीं मिल रहे, लेकिन एक सबूत मुझे आज इंटरनेट पे मिला है। मैं चाहता हूँ कि वो सबूत आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये क्लेम है कि आप कभी आईएसआई के, आप कभी फरीदकोट नहीं गए, तो मैं इसका जवाब कि आप फरीदकोट नहीं गए और ना ही आप वहाँ पे किसी आदमी से मिले और ना ही आपने अजमल कसाब का पाकिस्तानी होने का दावा किया। तो भाई मेरे हामिद मीर साहब, मुझे सिर्फ चंद सेकंड दे दें। हिंदुस्तान टाइम में जो एक आर्टिकल छपा है, मैं आपको उसकी ज़बान दिखा देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है जो कि वो ये कह रहे हैं कि आप फरीदकोट गए, आपने लोगों के इंटरव्यू किए और आपने उसमें इस बात को साबित किया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो कि दिसंबर 22, 2008 को छपा और जिसकी हेडिंग है दिस पाकिस्तानी नेल्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट्स लाई ऑन कसाब। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दिस पाकिस्तानी नेल्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट्स लाई ऑन कसाब, ये है। और इसमें आगे चल के लिखती है रेणुका जी, the editor of Geo channel Hamid Mir, who had a court case filed against his channel for publicly establishing Kasab Pakistani origin, says he is optimistic about a solution to terror simplify because he is still alive, reports Renuka सी स्पेशल। अच्छा, वो उसमें अब वो क्या लिखती, आपके बारे में क्या लिखती, अब आप ये सुनिएगा। ये हिस्सा, ये B1 है सेक्शन, इसमें लिखते हामिद मीर इस्लामाबाद बेस्ड एडिटर ऑफ जियो चैनल हु टेलीकास्ट कसाब्स फादर फ्रॉम फरीदकोट विलेज इन उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान identifying his son as the captured terrorist of 26/11 told Hindustan Times. The mood of Pakistani people is overall pessimistic, but I'm optimistic that there will be a positive outcome because I am still alive. तो हामिद मीर साहब, आप तो सच्चे हैं। आप इसकी भी तरदीद कर दें कि ये जो कहा गया कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप किस तरह की बातें करते हैं हामिद मीर, और उसमें आप हमेशा से ये कहते हैं, और अपने बयान की सच्चाई को साबित करने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में किसको बुलाया? हामिद नवाज, एक रिटायर्ड मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उस वक्त की गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद नवाज साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, हु सेड द मुंबई मसाकर वाज द वर्क ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। बट आप नहीं कह रहे, ये उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर कह रहे हैं। और दूसरा आदमी जो आपने बुलाया वो आपने बुला लिया
परवेज़ होदबाई, प्रोफेसर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो परवेज़ होदबाई तो जिस प्रोग्राम में भी जाएंगे इसका मतलब है वो तो वहाँ पर झूठ बोलेंगे, वो सच नहीं बोलते परवेज़ भाई। हामिद मीर साहब, ये बहुत लंबी बहस हो जाती अगर मैं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बयान मैंने आपका पढ़ा है, अगर आप ये बयान चाहते हैं तो ये आप गूगल करके ले सकते हैं। ये बयान हिंदुस्तान टाइम्स की दिसंबर 22, 2008 की अशात में मौजूद है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स की रेणुका जी ने आपका हवाला दिया है। यानी हामिद मीर बेस्ड एडिटर ऑफ जर्नल हु टेलीकास्ट कसाब्स फादर फ्रॉम फरीदकोट। तो फिर आपने कैसे टेलीकास्ट कर दिया अगर आप फरीदकोट गए नहीं थे? और ये रेणुका जी क्यों कह रही भाई झूठ बोलो, इतना ना बोलो कि तुम्हें खुद भी याद न रहे। इसीलिए कहते हैं सच बोलो, और सच आपको हमेशा याद रहता है, और झूठ आपको कुछ अरसे याद रहता है, उसके बाद झूठ झूठ हो जाता है। आप इस बात को मान लें कि आप फरीदकोट गए थे। ये रेणुका जी का बयान इस बात का मुकम्मल सबूत है। जो पैरा मैंने पढ़ा है, वो पैरा मैंने नहीं लिखा, वो इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसे इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अपने उन भाइयों से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो महसूस करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें मेरे पोस्ट फौरी तौर पर मिल सकें। और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखे। सवाल शाइस्ता होना चाहिए और टू द टॉपिक होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह अपने किसी प्रोग्राम में उसका लाजमी जवाब दूंगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।